अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम्स टू आवर लर्नर एकेडमी। माय नेम इज़ आयशा। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लर्निंग। लर्निंग का पार्ट नंबर 1 तो हमने पढ़ लिया, जिसमें हमने सेंसिटिव मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी को देखा। आज हम लॉन्ग टर्म मेमोरी पे बात करेंगे। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी से बात करने से पहले हम देखते हैं कि मैं आपको पिछला रिवाइज़ करवा देती हूँ कि उसमें हमने क्या चीज़ें पढ़ी। और पहले हमने देखा कि हमारी सेंसिटिव मेमोरी जो है उन पे वर्क करने की वजह से वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी बन जाती है। आज हम देखेंगे कि शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा कैसे बनती हैं। तो चलिए हम लेसन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम शॉर्ट टर्म मेमोरी कैसे बनाते हैं अपनी, वो हम मेमोरी लेसन नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। आज मेमोरी का 2 लेसन है, तो आज हम वो नहीं चीज़ देखेंगे। आगे चलते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसे बनती है। अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी को बार बार दोहराया जाए तो शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो सकती है। अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है उनको हम किस तरह से शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब उनको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में किस तरह से भेज सकते हैं। एलेबोरेटिव रिहर्सल और डिमोनिक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन सके। अगर हम निमोनिक्स या एलेबोरेटिव रिहर्सल का अमल ना करें तो भी ये हमारी जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी हमसे जुदा हो सकती है। जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी यू नो डैट के ये चंद सेकंड तक होती है। ये 10-25 सेकंड 20 से 25 सेकंड के दरमियान ये हमें मेमोरी जो हमारी काम करती है, उसके बाद हमें चीज़ वो भूलना शुरू हो जाती है। अगर तो उसी मेमोरी पे हम काम करेंगे तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाएगी, अदरवाइज़ वो नहीं बनेगी। आज हम लॉन्ग टर्म मेमोरी पे बात करते हैं। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है? लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी कि हमारी मेमोरी का वो हिस्सा होता है जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन जिसको हमने सीखा था वो बहुत अरसे तक और शायद हमेशा तक हमारे साथ मौजूद रहती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है महफूज कर ली जाती है। ये हर वक्त हमारे साथ अवेलेबल है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मेमोरी जो है हमारी वो लॉस हो जाती है, हमें चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो हमें बाज़ औक़ात चीज़ें याद नहीं आती। तो ये था मेमोरी का हमारा इंट्रोडक्शन। आगे हम देखते हैं कि हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो किन किन तरीक़ों से गुज़र के बनती है। सबसे पहले है डेक्लेरेटिव मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी, और नंबर 3 सिमेंटिक मेमोरी, नंबर 4 एपिसोडिक मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है एलानिया। डिक्लेरेटिव का मतलब होता है ना एलानिया मेमोरी हमारी एलानिया मेमोरी। दी मॉड्यूल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फैक्चुअल डाटा, डेट्स, फेस नेम्स वगैरह इट्स एट्सट्रा। मतलब देखें, मतलब किसी चीज़ के कंटेंट बेस को हमें देख के पता चल जाए कि इसके अंदर फ़लाँ चीज़ है। मतलब इसके एग्जांपल कुछ इस तरह से आप समझें कि एक बुक है जिसके बाहर लिखा होता है कि ये 101 की बुक है, या इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी है, ये हिस्ट्री है। मतलब बुक के बाहर से लिखा होता है, तो जिससे हमें पता हो जाता है, हम चीज़ों को पहचानने में आसानी रखते हैं कि ये बुक जो है, हम यानी कि बुक को अंदर से नहीं खोलते, फिर बाहर से देख के यानी कि उसके फेस से देख के हमें पता चल जाता है कि ये फ़लाँ बुक है। इसी तरह ये कैलेंडर वगैरह जो हैं ये इसी की एग्जांपल्स हैं। और उसके बाद प्रोसीजरल मेमोरी होती है, मतलब एक ऐसी मेमोरी जिसके अंदर हमारी स्किल्स और हैबिट्स वगैरह होती हैं। मतलब हमें कोई प्रोसीजर्स के ज़रिए गुजर के हमें वो मेमोरी हमारी इम्प्रूव होती है। मतलब जैसे इसकी एग्जांपल ले लें कि आप एक बार अपनी ज़िंदगी में एक बार बाईसाइकिल चलाना सीख जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि आप सारी उम्र आपको वो बाइक साइकिल नहीं भूलती और आप हमेशा उसको चलाते रहते हैं। सिर्फ आप तब यानी कि चलाने के काबिल नहीं होते जबकि कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए कि आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी आ जाए, तो आप बाइक चलाना भूल सकते हैं। भूलना क्या मतलब, आप नहीं तब उस टाइम चला सकते होते। अदरवाइज़ मतलब ऐसा प्रोसीजर जिसके ज़रिए आप गुजर के मतलब एक चीज़ सीख जाते हैं, वो हमारी प्रोसीजर मेमोरी कहलाती है। जैसे स्विमिंग करना, कार चलाना सीख जाना, साइकिल चलाना सीख जाना, इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें। और उसके बाद
आ जाता है सेमेंटिक मेमोरी। सेमेंटिक मेमोरी जो होती है ये शॉर्ट हाउस फॉर फैक्ट्स एंड जनरल नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड, यानी कि हमारा दुनिया के बारे में जो जनरल नॉलेज होता है वो हमारा सेमेंटिक मेमोरी कहलाता है, सेमेंटिक मेमोरी में आता है। लाइक इसमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स आते हैं, मतलब जैसे हमें हमें पता है कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मास्टर वजूद में आया, और इसी तरह हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ याद होती है। मतलब ये जनरल नॉलेज है ना चीज़ों के बारे में। और उसके बाद हमारे जो होते हैं न्यूमेरिकल्स होते हैं, साइंटिफिक फार्मूलाज होते हैं या न्यूमेरिकल्स होते हैं, ये कभी चेंज नहीं होते, ये अक्सर हम एक बार याद कर लेते हैं तो हमें ये बार बार याद ही रहते हैं। और उसके बाद एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी जो होती है, मेमोरी फॉर इंफॉर्मेशंस पार्टिंग टू लाइफ इवेंट्स, एपिसोडिक बायोलॉजिकल डिटेल्स। इसमें ये होता है कि हमें ऐसी मेमोरी जिसमें हमें कोई इवेंट्स हो, मतलब हम एक रास्ते से गुजर रहे हैं, हम दिन में पता नहीं कितनी चीज़ें देखते हैं और रास्ते में क्या कुछ देखते हैं हमें वो बिल्कुल याद नहीं रहता, क्योंकि हम उसे याद रखना नहीं चाहते। और उसके बाद अगर उसी रास्ते में कोई ऐसा इवेंट्स आ जाए कि मतलब लाइक कोई एक्सीडेंट हो गया, लाइक कोई मतलब इस तरह से कोई आ जाए ना जिसकी वजह से वो चीज़ आपको याद रह जाए, वो सफ़र आपको याद रह जाए, तो मतलब ये इस तरह की जो मेमोरी होती हैं। जैसे शादी ब्याह, शादी में तो हम बहुत ज़्यादा जगहों पे जाते हैं, लेकिन ऐसी शादी जहाँ पे कोई मतलब कोई ख़ास वजह हो जाए, जहाँ पे कोई मतलब समझ रहे हैं, मतलब शादी में जाने में कोई ऐसा इवेंट्स आ जाए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, जो मखसूस होता है, जिसकी वजह से आपको पूरी की पूरी मेमोरी याद आ जाती है। और वो इस एक इवेंट की वजह से आपको पूरी की पूरी शादी याद आ जाएगी कि हम कौन कौन फ्रेंड्स गई थी, कैसे गई थी, ये वो सब कुछ याद आ जाता है। वो हमारी एपिसोडिक मेमोरी कहलाती है। उसके बाद एसोसिएटिव मॉड्यूल्स। एसोसिएटिव मॉड्यूल्स ये होती हैं कि इसमें हम एक चीज़ को किसी दूसरे के साथ मतलब रिलेट कर लेते हैं, एसोसिएट कर लेते हैं। इसको मतलब ऐसे समझ लें कि एक पहले से वजूद, यानी कि पहले से मौजूद स्ट्रक्चर में सेव कर लिया जाता है। मतलब एक पहले से हमारे दिमाग में एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम इसको दोबारा से अकोमोडेट कर लेते हैं। मतलब जो भी हमने कोई चीज़ सीखी, मतलब जैसे देखें ना, जैसे आपके दादा अबू हैं और उसके बाद आपके बाबा, बाबा के बाद आप, यानी कि आप एसोसिएट कर लेते हैं ना कि दादू जो हैं उनके बाद मेरे बाबा, यानी कि बाबा को दादू के साथ रिलेट कर लें। मतलब पहले दादा अबू आए, फिर आपके बाबा, फिर आपके बाबा के बाद आप आ गए, आपके बाद फिर आपके बच्चे, मतलब इस तरह से ना एसोसिएट कर लेना किसी दूसरे के साथ। जैसे यहाँ पे जो है मुग़ल शाह बादशाह की एग्जांपल दी हुई है कि शाहजहां उनका बेटा है। मतलब शाहजहां का पता चलेगा तो भी हमें बाबर शाह का पता चल जाएगा, यानी कि ये उनके बाप हैं। और बाबर शाह का पता चले जैसे ही तो हमें फ़ौरन से पता चल जाता है शाहजहां उनका बेटा है, इस तरह से है। उसके बाद हम देखते हैं प्राइमिंग एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसमें होता है अगर कोई शख्स सीखने वाला इंसान या कोई मतलब सीखने वाला इंसान कोई मेमोरी सीख रहा है या कोई न्यू चीज़ सीख रहा है, तो वो दूसरी इन्फॉर्मेशन जो पहले से उसने सीखी हुई थी इस सूरत में या मिलती जुलती फॉर्म में उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो उसको हम ये मेमोरी कहते हैं, प्राइमरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। और उसके बाद एपिलेक्टिक एंड इम्प्लीकेट मेमोरी के बारे में बात करते हैं। एप्लीकेट मेमोरी होती है मतलब नज़र आने वाली, जिस तरह आपकी डेट ऑफ इंटरव्यू, आपके इंटरव्यू की डेट्स आपको बहुत अच्छे से याद होती है कि आपका इंटरव्यू किस दिन है। इसी तरह आपके आजकल एग्ज़ाम्स हैं तो एग्ज़ाम्स के बारे में आपको पता होगा कि आपका फ़लाँ पेपर किस दिन है, फ़लाँ पेपर किस दिन है, मतलब आपकी नज़र आने वाली मेमोरी है ना ये। और उसके बाद इम्प्लैक्टिक मेमोरी ये होती है कि हिडन जो होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब छोटे बच्चे थे और आपका कभी खून बहा हो तो आप अपने खून बहने की वजह से बहुत ज़्यादा डर गए, या कोई आपने जानवर ज़िबा होते हुए देख लिया मतलब उसके खून से डर गए। मतलब अक्सर बच्चे पता है खून से डरते हैं, या अक्सर बच्चे इंजेक्शन से डरते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों से ऐसे बच्चे डिफरेंट चीज़ों से डरते हैं। तो इसी तरह वो मतलब एक उनके जहन में एक डर बैठ गया होता है। अगर कोई खून से डरने वाला बच्चा है तो वो कभी डॉक्टर नहीं बन पाएगा, डॉक्टर बनेगा तो भी वो उसको खून का एक मतलब उसके माइंड में एक खौफ रहेगा। तो ये हमारी हिडन होती है, मतलब हमें नहीं पता कि हमारे बचपन के ये एक्सपीरियंस है, हमने बचपन से ही अपने अंदर डर बैठाया हुआ है। लेकिन ये जो हिडन होते हैं, ये ऐसी मेमोरी जो होती हैं, ये हमारी मेमोरी एक बन चुकी होती है। आगे आ जाता है सिंगल प्रोसेस अप्रोच।
यानी कि कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं जिनका कहना है कि मेमोरी में 3 तरह के स्टेजेस आती हैं, यानी कि सेंसरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी अलग-अलग हैं। यानी मेमोरी को स्टोर करते हैं या रिकॉल्स कर सकते हैं हम। तो उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बताया है कि शैलो लेवल मेमोरी एंड डीपेस्ट लेवल मेमोरी। शैलो लेवल मेमोरी कौन सी होती है? इस मेमोरी में जब हम बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करते हैं तो वो हमारी शैलो लेवल मेमोरी कहलाती है। डीपेस्ट लेवल मेमोरी होती है, डीपेस्ट जैसे कि डीप का मतलब होता है ना गहराई तक, तो यानी कि उधर शैलो लेवल मेमोरी जस्ट हमने थोड़ा सा गौर व फिक्र किया ना, उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा गौर किया, अदरवाइज हम उसकी यानी कि डेप्थ तक नहीं गए, डीपली नहीं उसको देखा। तो यहाँ पे डीपेस्ट जो है यहाँ पे हम गहराई तक देखते हैं, एक चीज़ है उसको हम देखते हैं कि मतलब ये चीज़ कैसे बनी। जैसे पेंसिल है, आप देखते हैं कि इसके अंदर प्लास्टिक लगा, फिर उसके बाद इसके अंदर इंक आई, कैसे इसने के अंदर सिक्का डाला गया, मतलब ये सारी चीज़ें आपको उसको यानी कि अंदर तक चीज़ों के बारे में देखना है, ये हमारी शैलो लेवल मेमोरी कहलाती है। उसके बाद द फ्लैशबैक मेमोरी इसमें ही होता है कि जैसे कोई इवेंट्स जैसे मैंने आपको पीछे भी एग्जांपल दी कि कोई इवेंट्स आए तो उस इवेंट्स को बताते बताते हम पूरा बता देते हैं कि हम फ़लाँ जगह पे सफ़र कर रहे थे, वहाँ पे कोई इस तरह से एक्सीडेंट हुआ, या हम फ़लाँ जगह पे शादी पे गए, उधर ये इवेंट्स हुआ। मतलब एक इवेंट्स की वजह से आपको सारी मेमोरी आपकी वापस आ जाए, वो हमारी फ्लैशबैक मेमोरी कहलाती है। आगे आ जाता है टिप ऑफ टंग्स फिनोमेना। टिप ऑफ टंग्स जो होती हैं ये मतलब इनएबिलिटी टू रिकॉल इवेंट्स डिटेल्स आर इंफॉर्मेशन दैट वी थॉट वी नोन वेरी वेल। इसमें आ जाता है यानी कि हमारी कास ऑफ द टिप ऑफ द टंग, यानी कि हमारी जो होती है ज़बान क्यों फिसलना शुरू हो जाती है, इसकी कुछ वजूहात हैं। या तो हमारे माइंड में इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशंस यानी कि ओवरलोड हो गया है ना, हमारे माइंड में ओवरलोडिंग हो गई, तो इसकी वजह से हमारी जो है हमारी जो है मेमोरी में कोई वो आ सकता है कि मतलब हमारी जो ज़बान है वो स्लिप हो सकती है। और उसके बाद जो है फ़िज़िकल फटीग्स, या तो आप फ़िज़िकल बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हैं, मतलब आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, तो आप एक मतलब वो हैं कि आपकी मेमोरी जो है मतलब उसकी वजह से आपकी ज़बान जो है वो स्लिप कर रही है। उसके बाद है प्री ऑक्यूपेशनल होता है कि यानी आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक पेपर की सोच में गुम बैठे हैं ना, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, आप बिल्कुल पेपर में इतना डेप्थली सोच रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखी हुई है वो इस तरह ना अपने सवाल के मुताबिक सोच रहे हैं, तो आपको अचानक से एग्जामिनर आके कोई बात करे तो आप उसको उसके सवाल पे फोकस नहीं करते, क्योंकि आप पहले से ऑलरेडी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं। तो आप वहाँ पे एग्जामिनर के साथ आपके साथ ये टिप ऑफ टंग का जो मसला है ये भी आ सकता है। उसके बाद है रिट्रीवर केस आर हेल्पफुल। इसमें हम देखते हैं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे आ जाते हैं फॉरगेटिंग, जहाँ पे यानी कि हमारी मेमोरी बनती है वहाँ पे हमारी मेमोरी जो है वो ख़त्म भी होती है। जिस तरह कि हमें चीज़ें याद हो जाती हैं, एक प्रोसेस से गुजरने के बाद हमें चीज़ें बहुत ज़्यादा याद हो जाती हैं, कुछ वो सेंसरी मेमोरी तक रहती हैं, कुछ शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ जाती हैं, कुछ शॉर्ट टर्म मेमोरी में वर्क करने के बाद वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं। इस तरह लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के बाद हमें चीज़ें भूलना भी शुरू हो जाती हैं, अक्सर चीज़ें भूलते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम चीज़ें कैसे भुलाते हैं और क्या वजूहात होती हैं हमारी चीज़ें भूलने की। फॉरगेटिंग इज़ द इनएबिलिटी टू रिट्रीवल एंड रिकॉल्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी कि इसमें उसने कहा है कि हम मेमोरी को जब ज़्यादा अरसे तक उसको रिकॉल नहीं करते, रिट्रीवल नहीं करते, मतलब उसको हम दोबारा से दोहराते नहीं हैं, वो चीज़ें हमें आहिस्ता आहिस्ता मतलब ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, हमारे माइंड से गायब होना शुरू हो जाती हैं, हमें भूलना शुरू हो जाती हैं। आगे देखते हैं फॉरगेटिंग में अकर ड्यू टू ए नंबर ऑफ फैक्ट सच एज। इसमें होता है एट टाइम we know some things but are unable to assess and retrieve it properly. Information discarded decided due to the non-use of the learned material। इसमें हर्मन एम्बिंगस की बात की है। हर्मन एम्बिंगस एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट था। इसने जो है
ही वॉज द फर्स्ट वन ऑफ द स्टडी ऑफ फिनोमना ऑफ फारगेटिंग। इसने यानी कि एक पहला शख्स है जिसने फारगेटिंग पे काम किया। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसने एक्सपेरिमेंट ये किया कि इसने अपने आप को यानी कि कुछ अपने आप पे इसने एक्सपेरिमेंट किया था ना। इसने क्या किया, इसने कुछ नॉन सेंसेस वर्ड जो होते हैं, मतलब ऐसे वर्ड जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, वो वाले इसने वर्ड जो हैं याद किए। फिर क्या किया, फिर इसने सर्च किया कि मुझे कितनी देर बाद ये वर्ड भूलना शुरू हो जाते हैं। उसने जब वो वर्ड याद कर लिए, मतलब जिनका कोई मीनिंग नहीं था, बिल्कुल बामानी अल्फाज थे या बेमानी जो भी होते हैं, इस तरह के अल्फाज थे जिसको वो मतलब कोई मानी नहीं था, कोई सेंसेबल नहीं थी उनमें। तो उसने वो वो अल्फाज याद किए, वो पूरी लिस्ट याद की, और उसके बाद उसने देखा कि क्या हुआ कि उसने एक्सपेरिमेंट किया कि जो पहले वाला घंटा था ना, उसका याद करने के बाद जो फर्स्ट घंटा है ना, उसमें तो उसने चीज़ें भूलने की बहुत ज़्यादा, यानी कि उसने कहा कि इस टाइम में चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी भूल जाती हैं। अगर इसी एक घंटे में अगर आप दोबारा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो चीज़ें आपको भूलना शुरू हो जाएंगी। अगर आप इसी घंटे में प्रैक्टिस करेंगे 1 घंटा, यानी कि किसी चीज़ को याद करने के बाद 1 घंटा आप उसको दोबारा से रिवाइज़ करते हैं, तो वो चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमेशा तक कायम भी रह सकती है। और उसके बाद थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग। थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग 3 तरह की है। इसमें है डिसे थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग, इंटरफेरेंस थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग, रिप्रेशन। इसमें ये है कि नंबर 1 जो है फॉरगेटिंग की थेरीज, इसमें है कि अगर हम काफ़ी अर्से तक ऐसी चीज़ को ना दोहराएं तो वो हमारी जो है ना, वहाँ पे हमारी फॉरगेटिंग का अमल ज़्यादा हो जाता है। इसमें क्रिटिसिज्म अगेंस्ट डीके थेरी, यहाँ पे ये है कि इंटरफेरेंस थेरी ऑफ फॉरगेटिंग, यहाँ पे ये आ जाता है कि यहाँ पे स्टूडेंट पे एक्सपेरिमेंट किया गया। एक ऐसा स्टूडेंट था, एक्सपेरिमेंट ऑन स्टूडेंट शो डैट द रिकॉल्स नॉन सेंसेबल सिलेबस रिलेटेड वेल आफ्टर वर्क फ्रॉम दी स्लीप। यहाँ पे यानी कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ना बच्चों पे। उन्होंने ग्रुप लिए बच्चों के, जिनको उन्होंने कुछ लिस्ट दी कि वो वर्ड्स याद करें, अपनी मेमोरी बना लें उनमें। तो कुछ बच्चे, एक ग्रुप जो था उनको वो यानी कि लेसन याद करवाने के बाद या वो वर्ड्स याद करवाने के बाद उनको सुला दिया गया, मतलब उनको ऑर्डर दे दिया कि आप सो जाएं। और उसके बाद एक ग्रुप ऐसा था जिसको उन्होंने सिलेबस तो याद करवाए लेकिन उनको सोने की परमिशन नहीं दी, उनको जगाए रखा। तो फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि जो बच्चे लेसन याद करते फ़ौरन सो गए थे, उनका जो है फॉरगेटिंग का अमल बहुत यानी कि लो होता है। वो बहुत कम चीज़ें जो हैं कि वो भूलते हैं, ज़्यादा उनकी चीज़ें याद रह जाती हैं। अदरवाइज़ के वो जो दूसरा ग्रुप था उसने सोया नहीं था, और सोने के बाद यानी कि वो सोया नहीं था, वो जगाए रखा था, और उनमें फॉरगेटिंग का अमल ज़्यादा हो गया क्योंकि उन्होंने वो लेसन याद करने के बाद बहुत ज़्यादा अपनी मेमोरी देखी, कुछ और चीज़ें उनके माइंड में आना शुरू हो गई जिसकी वजह से वो उनका फॉरगेटिंग का अमल शुरू हो गया। और उसके बाद है रिट्रीवल ऑफ द लर्न फिनोमेना में बी इन्फ्लुएंस बाय द 2 प्रोसेस, प्रो एसोसिएटिव इंटरफेरेंस और यहाँ पे आगे उन्होंने बताया कि हम अपनी मेमोरी को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूविंग मेमोरी एंड रिकॉल्स, वही जो पहले हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि लैबोरेटिव रिहर्सल, निमोनिक्स, मेथड ऑफ फ्लोसी, मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको यूज़ करने के बाद हम अपनी मेमोरी को दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं, रिट्रीवल कर सकते हैं, इनको याद करने में आसानी हो सकती है। और उसमें जो हो जाती हैं हमारी जो मेमोरी को बेटर बनाती हैं, उसमें आ जाता है कीपिंग, डिस्ट्रैक्शन वे, चंकिंग, रीडिंग अलोन, मतलब ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। आई होप आपको आज का लेसन बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर नहीं तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।